नमस्कार, मैं कपिल मल्होत्रा और आप देख रहे हैं सत्यपथ न्यूज। चुनाव को लेकर के लगातार नए नए अपडेट सामने देखने को मिल रहे हैं। नगर निगम चुनाव को लेकर के प्रत्याशियों में भी जोश नजर आने लग गया है। प्रचार ने अपना जोर पकड़ लिया है। ऐसे में आज हम मिलने जा रहे हैं अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी भैरव गोस्वामी जी से। तो आइए मिलते हैं और उनसे जानते हैं कि नगर निगम को क्या उपलब्धियां मिलने वाली हैं और किस तरीके से उन्होंने एक रूपरेखा बनाई है कि जनता को वो मिलेंगे तो जनता को क्या क्या सुविधाएं देंगे और किन समस्याओं के समाधान के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आइए चलते हैं और मिलते हैं भैरव गोस्वामी जी से। भैरव जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले धन्यवाद कपिल जी। सबसे पहले मैं सत्यपथ न्यूज चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारी बातें सुनने का एक मंच बनाया है। धन्यवाद। भैरव जी, सबसे पहले तो मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक बहुत बड़ा राजनीतिक दल है और उसने आप पे विश्वास जताते हुए आपको अपना प्रत्याशी घोषित किया। तो उसको लेकर के आप संगठन को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं, माननीय विधायक मनोज तिवारी जी का, माननीय प्रकाश चंद्र जोशी जी का, भाई भूपेंद्र भोज गुड्डू जी का। मैं पार्टी के सभी वरिष्ठ और श्रेष्ठ पदाधिकारियों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन सभी लोगों का एक मत से विचार था कि कहीं पर को भैरव गोस्वामी, मुझे एक सामान्य परिवार से जो मैं जुड़ा हूं, उसके पश्चात उन लोगों ने मुझे इतना बड़ा मान सम्मान दिया। मैं उन सभी का आभारी हूँ। भैरव जी, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा क्योंकि आप लगातार जनता से जुड़े रहे, पहले व्यापार मंडल में भी आप रहे, उसके साथ कई सारी ऐसी एक्टिविटी हैं जिसमें समय समय पे जनता के साथ आप जुड़े रहे। तो सबसे ज़्यादा चीज़ें तो आपको मालूम होंगी कि समस्याओं को लेकर के, क्योंकि नगर की जो समस्या है, आप व्यापार मंडल में भी रहे और सामाजिक कार्यों में भी आ गए। तो क्या प्राथमिकताएं ऐसी आपकी रहेंगी कि जो जो जनता को जिससे सुविधा मिले और नगर निगम को बढ़ावा देने के लिए क्या ऐसी प्राथमिकताएं हैं आपकी? सबसे पहले तो जैसे कि नगर निगम हमारा ये इस बार बना है प्रथम बार। मैं इस नगर निगम के सर्वांगीण विकास के लिए हर पुरजोर कार्य करूंगा, जिससे कि इस नगर निगम में एक ऐसा माहौल मिले, क्योंकि ये अल्मोड़ा एक सांस्कृतिक नगरी और पर्यटक नगरी है। इसमें सबसे पहले पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए हमें बहुत सी योजनाएं जो मेरे पास निर्मित हैं, मैं उन पे प्रकाश डालूंगा, वो बनानी पड़ेंगी, जिससे कि हमारे पास पर्यटकों की आवाजाही बढ़े इस क्षेत्र में। जैसे कि मेरे को देखने में आता है पार्किंग व्यवस्था और यातायात व्यवस्था बहुत ख़राब है। बाहर से आने वाले पर्यटक शहर में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, जिससे होटल व्यवसायियों का भी भारी नुकसान होता है। इतने होटल व्यवसायी हैं हमारे, अगर यहाँ को पर्यटक आवाजाही आसान हो जाए और पार्किंग की व्यवस्था उचित हो जाए तो निश्चित ही पर्यटक यहाँ पर रुककर यहाँ के व्यापारियों और होटल व्यवसायियों को निश्चित रूप से इसका फ़ायदा मिलेगा। उसके लिए एक बेहतर कार्य योजना बनाई जाएगी। शहर में पार्किंग की बहुत सी योजनाएं ऐसी बनानी पड़ेंगी जिसमें शहर बाहर से आने वाले लोग आराम से यहाँ पर को ठहर सकें। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, क्योंकि इस समय भी हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी समस्या 3 महीने से हमारे नगर के अंदर एंट्री करने के लिए बहुत परेशानी हो रही है। क्वारब वाला मार्ग आप देख रहे हैं, लगातार 3 महीने हो गए हैं और अभी तक हम नहीं कर पाए, क्योंकि ये हमारा एक सीज़न ऐसा होता है, जैसे लोग कहते हैं कि प्लेन्स में ठंड बढ़ जाती है, कोहरा हो जाता है, तो लोग पहाड़ की तरफ आना पसंद करते हैं। और जब आदमी पहाड़ में आता है तो फिर हमारे जितने व्यवसायी हैं, जैसा आपने कहा कि उनको फ़ायदा होता है, 2 पैसे मिलते हैं और टूरिस्ट बढ़ता चला जाता है। लेकिन आज ये दिक्कत है। तो अब ये तो हुआ पर्यटकों के लिए, लेकिन अब हम आते हैं कि मातृशक्ति, क्योंकि अहम भूमिका आपने देखा कि हमारी माँ बहनों की होती है और मातृशक्ति है। तो मातृशक्ति के लिए क्या ऐसा आप करने जा रहे हैं जो जिससे वो संतुष्ट हो जाएं कि आप उनकी भी मदद करेंगे? जैसा कि मैं व्यापार मंडल पे भी पदाधिकारी रह चुका हूँ, पूर्व में भी व्यापार मंडल की सेवाएं की हैं मैंने इस क्षेत्र की। जैसे कि मेरे इतने साल के कार्यकाल में ये एक समस्या प्रमुख रूप से आई है महिला शौचालयों की। तो सबसे पहले तो 4 ऐसे स्थान सुनिश्चित करके हम महिला शौचालयों का निर्माण कराएंगे, जिससे कि आने वाले पर्यटकों के लिए भी और स्थानीय व्यापारियों के लिए भी उन शौचालयों का लाभ मिल सके। इसके पश्चात हमारी मातृशक्ति जो है, एक हमारा जो सैनिटरी पैड मशीनों का उचित स्थान चयनित करके वहाँ पर को उनको स्थापित करने का काम करेंगे।
देखिए, भैरव जी ने बहुत अच्छी बात कही कि महिला शौचालय की, और हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं और भैरव जी आपको भी बताना चाहते हैं कि जब से हमने ये मुहिम छेड़ी चुनाव की लेकर के, तो लगभग हर मातृशक्ति ने अपनी यही समस्या बताई, और बहुत अच्छी बात है कि आपने भी अपने पॉइंट में उसको रखा है। अच्छा, इसके बाद एक समस्या और जैसे शहर में हम देखने को मिलते हैं, जो हमारे पर्यावरण मित्र हैं उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं ऐसी कि जिसको लेकर के वो आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं। और देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि शहर में सबसे पहले सुबह चाहे बारिश हो, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, वो हमारे शहर को साफ करने के लिए लग जाते हैं। तो उनके लिए क्या आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी? जैसा कि देखिए, किसी भी क्षेत्र में अगर कोई कार्य होगा तो उस कार्य के लिए सबसे पहले तो जो वहाँ पर को नियुक्त हैं उन्हीं के द्वारा वो कार्य किया जाएगा। जैसा कि हमारे पर्यावरण मित्र ही हम कितनी ही बातें कर लें, जब तक वो अपना कार्य अच्छी तरीके से करेंगे तभी ये कार्य हो सकता है। जैसे कि पर्यावरण मित्र हम देखते हैं कि पहाड़ों में कितनी ठंड होती है, उसके पश्चात भी प्रातः उठकर 4 बजे से अपने कार्य को करते हैं और शहर की सफाई व्यवस्था को उचित बनाते हैं। और जैसा कि उन लोगों के द्वारा ही इस नगर निगम के सर्वांगीण जो विकास की बात कह रहे हैं हम लोग, जब सफाई व्यवस्था दुरुस्त होगी तभी जाके सर्वांगीण विकास हो सकता है और स्वच्छता का एक हम आईना लोगों को दिखा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा। एक मैं कहीं आप ही की बात मैं सुन रहा था कि आपने कुछ उनके आवास को लेकर के भी एक बात की, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या उनके साथ भी है कि उनके आवास उनके नाम पे नहीं है। और ये लगातार कई समय से था कि उनको सरकार की तरफ से आवास तो मिला, लेकिन ज़मीन जो है और नाम पे जो है, क्योंकि अगर कभी वो उसके एवज में कोई ऋण लेना चाहें या कुछ करना चाहें तो वो नाम पे उनके नहीं है। तो उसके लिए भी कुछ आपने सोचा? कि जैसा कि कपिल जी, मैं लगातार क्षेत्र में अपने संपर्क में हूँ लोगों के, तो उस समय उन लोगों के आवासों पे जब मैं जाता हूँ या उन लोगों के से मिलने का वो समय रखता हूँ, तो मुझे उन लोगों की एक ये मूलभूत समस्या लगी कि उनके आवास जहाँ पर को उन्होंने अपना भवनों का निर्माण किया है या रह रहे हैं, वो भूमि उन लोगों के पास अधिकृत नहीं है। जैसे कि देखिए, उनके बच्चे ही कोई रोजगार करना चाह रहे हैं तो बैंक द्वारा उनके ऋण की कोई सुविधा उनको उपलब्ध नहीं हो पाती, क्योंकि उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको रख के वो बैंक में अपने कार्यों के लिए एक लोन के रूप में उस चीज़ के लिए कार्य कर सकें। अच्छा, एक चीज समस्या और हमको जो बार बार मिली हम लोगों के पास जब जा रहे हैं अब, क्योंकि अब आते हैं हम कि आम जनता पे, एक आम नागरिक जो है वो अपनी पूरी जमा पूंजी लगा करके एक मकान बनाता है, एक भवन तैयार करता है, और उस भवन में रहने को जब जाता है तो उससे पहले एक समस्या उसके लिए आ रही है कि टैक्स की। वो कहता है कि मुझे सुविधाएं उतने नहीं मिल पा रही हैं और उससे ज़्यादा टैक्स, और उस टैक्स की मार उसको पड़ती है जल संस्थान पे, क्योंकि नगर पालिका पहले हमारी थी, अब नगर निगम हो गई, तो उसका जो टैक्स पड़ता है उसके टैक्स के एवज में ही पानी का भी उनको कर देना पड़ता है। तो उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप, कैसे उनको संतुष्ट करेंगे? देखिए, अल्मोड़ा नगर निगम को एक न्यूनतम कर लगाने के लिए हमारा प्रयास रहेगा और इस क्रम में हम प्राथमिकता से सभी को बैठाकर कैसे उस टैक्स को जनता के लिए कम किया जाए, कैसे जनता को हम उसका लाभ पहुंचा सकेंगे, उसके लिए प्रयास किया जाएगा निश्चित रूप से। क्योंकि कर के मार झेल रहे हम सभी देख रहे हैं, लोगों को भवन में बहुत भारी नुकसान हो रहा है। जो भी एक सुविधा युक्त जो भी लगेगा उस कर को हम निर्धारित करेंगे। अच्छा भैरव जी, कर भी आ गया, पर्यावरण भी आ गया, और कर्मचारियों की भी बात आ गई। अब आती है बात हमारे घरों की, जिसकी सुरक्षा हमारे बच्चे भी वो भी। आज हम सबसे ज्यादा मार झेल रहे हैं बंदर, आवारा जानवरों से। तो मातृशक्ति काम निपटाती बाद में है, पहले उसको टेंशन हो जाती है कि बच्चे को कैसे लाऊं मैं स्कूल से लाने जाए, क्योंकि छोटे बच्चों पे आप लगातार सुन रहे हैं हमला हो रहा है बंदरों का। उसके लिए क्या कोई ऐसी नीति या कुछ ऐसा आपने सोचा है? जैसा कि मैं अभी देखिए लगातार देखता हूँ, सबसे बड़ी परेशानी तो जब सुबह बच्चे, छोटे छोटे बच्चे स्कूलों को जाते हैं तो माँ बाप की एक जिम्मेदारी होगी है कि उनको स्कूल तक छोड़ने जाना और उनको लेकर आना। देखिए, एक व्यस्त कार्यक्रम में के बाद भी उन बच्चों के लिए समय निकाल कर जाना पड़ेगा, क्योंकि जो बंदरों का रवैया है बहुत ही कटखने और शरारती होते हैं। वो बच्चों पे लगातार हमले कर रहे हैं। किसी की कभी कोई कितनी दुर्घटनाएं हो गई हैं, कितनी जगह बंदरों के काटने या झपटने से लोग, महिलाएं गिरी हैं, बच्चे गिरे हैं, चोट लगी है। तो निश्चित ही इसके लिए तो सबसे पहले मेरा प्रयास ये रहेगा, क्योंकि मुझे अभी लगता है सबसे पहला प्रयास जो होगा, जो ये बंदरों को पकड़कर
हमारे शहरी क्षेत्रों से पकड़कर हमारे इस अल्मोड़ा नगर के आसपास छोड़ा जा रहा है। उसके लिए सबसे पहले सख्त उस पर कार्रवाई की जाएगी, उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी कि हमारे यहाँ पर कोई बंदरों की वो छोड़ने की प्रणाली बंद हो। ठीक है। अच्छा भैरव जी, एक चीज़ और निकल कर के सामने आती है, शहर की एक बहुत अहम समस्या कि हमारे पास डॉक्टरों की बहुत कमी है और स्वास्थ्य तो हमारा बिल्कुल हम कहेंगे कि है ही नहीं, क्योंकि हम रेफर सेंटर केवल एक बने हुए हैं। आप तो लगातार लगते हैं और कई बार आपने तो समाज सेवा में काम किया है, और अगर कोई मरीज को प्रॉब्लम आती है या किसी को दिक्कत आती है तो वहां आप सबसे पहले मिलते हैं, चाहे ब्लड बैंक की बात हो या कुछ भी हो। तो ऐसे में, क्योंकि ये आपका एक काम रहा है, मैं ये इसको जनता के उससे नहीं, आपके उससे कह रहा हूं, क्योंकि आप करते हैं इस काम को कि कभी भी अस्पताल में कोई प्रॉब्लम आती है, किसी को समस्या आती है, आप सबसे पहले वहां नजर आते हैं। तो ऐसे में क्या आपके विजन में क्या है कि उसकी समाधान के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, अस्पतालों के बारे में तो हर किसी का यही कहना है कि एक ये रेफर सेंटर बन के रह गए हैं। जैसे कि एक सामान्य प्रसव पीड़ा में भी ये लोग कहते हैं कि आप हल्द्वानी को निकल जाइए या कहीं हायर सेंटर को निकल जाइए, और उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी होती है उन महिलाओं की। तो मैं सभी स्वास्थ्य कर्मियों को या डॉक्टर्स जो भी हैं उनसे निवेदन भी करना चाहता हूं कि आप लोग भी जनता की से ही बन के आए हैं, उन लोगों के दर्द को समझिए। और इसके लिए चाहे हमारे को कोई भी एक टीम गठित करनी पड़ेगी, चाहे शहर के सभी गणमान्य लोगों को और बड़े अधिकारियों को लेकर एक टीम बनाएंगे, जिससे कि अस्पताल की व्यवस्थाओं में पूर्ण रूप से देखरेख हो सके और यहाँ पर को स्वास्थ्य सुविधाएं उचित मिल सके। क्योंकि अल्मोड़ा एक बहुत पुराना शहर है, और अगर हम यहाँ से दूसरी जगह इलाज करने जा रहे हैं तो यानी कि हमारे अस्पतालों में उचित सुविधाएं नहीं है, जबकि मशीनें हमारे पास एक से बेहतर एक हैं, पर उनके टेक्नीशियन नहीं होने के कारण या उनके लिए हमारी उचित व्यवस्था नहीं बनाने के कारण, उपकरण बहुत बड़े होना बहुत बड़ी बात नहीं है, उनका उपयोग होना बहुत बड़ी बात है और जनता को उसका लाभ मिलना चाहिए। और मेरा डॉक्टरों के लिए तो प्रति अभी भी यही सम्मान है कि आप अपना उचित कार्य करके यहाँ पर को लोगों को उचित व्यवस्था, उचित स्वास्थ्य सुविधाएं दें, ना कि इधर से उधर भेजें। बिल्कुल आपने सही कहा भैरव जी, कि हम भी देख रहे हैं कि इस समय हमारा मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, लेकिन इतनी मशीनरी, आधुनिक मशीनें आ गई हैं, वो सड़ रही हैं वहां पर को। मैं बिल्कुल साफ करना चाहूँगा, क्योंकि हमने भी एक बार इसमें खबर उठाई थी, और मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शक भी इस बात को जान ले कि सरकार ने करोड़ों रुपए का बजट हमको दिया, लेकिन वो मशीनें आज हमारी सड़ गई हैं। तो वो आपने बहुत अच्छी बात कही कि उस पर भी आप ध्यान देंगे। अच्छा, ये इसके साथ साथ एक चीज़ और आती है, लोगों का कहना है कि रास्तों में लाइट की समस्या नजर आ रही है। अब तो हम जो है नगर पालिका से जो है नगर निगम बनने जा रहे हैं, और एक बड़ा पद आपके पास भी आने की बात है, महापौर, क्योंकि जनता चुनेगी तो आप ही बनेंगे महापौर, नहीं तो जनता जिसको चुनेगी वो बनेगा। लेकिन अभी जनता के बीच जाना है, तो जनता की ये समस्या भी बीच में आई है कि जो है लाइटों की बड़ी कमी है, तो उसके लिए क्या आपने सोचा है? देखिए, जैसे हमारे सभी वार्डों में पथ प्रकाश की व्यवस्थाएं अत्याधुनिक रूप से, उसको हम एक सीसीटीवी कैमरे की मॉनिटरिंग के तहत भी, क्योंकि हर मोहल्ले में सीसीटीवी लगाना बहुत अनिवार्य है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कहीं पर को नशा करते हुए बच्चे जो हमारे हैं, युवा, वो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। अगर सीसीटीवी मॉनिटरिंग है तो उससे लाइटिंग कैसे कहीं पर को ख़राब है या कहीं नहीं जल रही है, बहुत ज़्यादा हमें किसी की शिकायत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो हम एक अपना जैसे कहीं पर से निगरानी केंद्र बनाकर पालिका में उस लाइट की उचित व्यवस्था को हम देख सकते हैं। किन वार्डों में लाइटों में दिक्कत आ रही है, तो वहाँ जाके उसको हमारे कर्मचारी बंधु उसका तुरंत वो निस्तारण करके उच्च लाइटों की उचित व्यवस्था करेंगे। और पथ प्रकाश व्यवस्था, जैसे कि देखिए, सबसे ज़्यादा तो तेंदुए का हमारे को वो खतरा बना रहता है मोहल्लों में, क्योंकि जंगलों में कुछ है नहीं तो वो भी शहरों में घुस जाते हैं, तो हमारे जान माल को भी नुकसान होता है। और रात को आवाजाही आने जाना तो आज हर किसी को पड़ता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा काम करते हुए इस लाइट की उचित व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। अच्छा भैरव जी, अब तो ये तो सारी लगभग समस्याएं हमारी बीच में आ गई हैं। एक मैं आपसे और बात कहना चाहूंगा कि सबसे अहम बात कि अब हम आ गए हैं आधुनिक चीज़ों पे। हम आज मोबाइल आप देख रहे हैं, हम हमारी एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी कि बच्चे मोबाइल देखते रहते हैं, करते हैं। तो क्या हमारी जो शिकायतें होती हैं
उसके लिए कुछ ऐसा सोचेंगे कि हम मोबाइल से ही बात कर लें और या वो कर लें, क्योंकि कई बार होता है कि आदमी शिकायत करने आज अब देख रहे हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपने अभी कही कि हमारे वहाँ पर्यटक की है, तो उसमें भी एक चीज़ और आती है कि हमारा पलायन भी हो रहा है। हमारे आज बुजुर्ग ही यहाँ रह गए हैं, बच्चे सब बाहर हैं क्योंकि रोजगार नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ मैं समझूंगा रोजगार नहीं, तो वो बुजुर्गों के लिए कोई शिकायत का ऐसा कुछ करेंगे कि वो फ़ोन से ही अपने कुछ कर लें, या कुछ ऐसी सोच आपने रखी है तो जानना चाहिए। जैसे कि देखिए, एक ऑनलाइन ऐप बनाकर उसमें शिकायतों के लिए, मतलब कोई भी साधारण सा व्यक्ति भी अपने फ़ोन से उस ऐप पर कोई अगर उसको समस्या आ रही है तो उसमें अपनी शिकायत कर सकता है। और उसके लिए रोज़ अपडेट रखने के लिए उसमें एक कर्मचारी बंधुओं को निर्धारित किया जाएगा, जो उस समस्या को देखकर उचित मुकाम उस पे जहाँ पर को भी उस कर्मचारी का कार्य है उसको बताकर उस कार्य का निस्तारण तुरंत से तुरंत किया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात भैरव जी ने कही कि अब आप इस समस्या से भी निजात पा लेंगे कि घर में अगर कोई बुजुर्ग है और उसको आने जाने में समस्या है तो आप तत्काल अपने फोन को उठाएंगे और अपनी शिकायत को दर्ज कर देंगे। तो भैरव जी, ये तो हुई समस्याओं की बात। अब मैं आ जाता हूं अहम मुद्दे पे। मुद्दा हमारा ये है कि रोजगार कैसे बढ़ेगा, है ना, क्योंकि ये भी हमारे लिए है। तो पर्यटक जब आना भी चाहेगा तो क्या हम उसको दिखाएंगे, तो उसके लिए कुछ आपने सोचा? क्योंकि पर्यटक आएगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो पलायन रुकेगा, पलायन रुकेगा तो हमारा विकास होगा, और जब यहाँ हमारा बच्चा रुक जाएगा तो स्वतः ही हमारा शहर जो है, जो हमारी संस्कृति जो है, उसको बढ़ावा भी मिलेगा। तो उसके लिए आपने कुछ सोचा? क्योंकि पर्यटक को खींचना भी तो जरूरी है, तो उसके लिए क्या सोचा है? जैसा कि कपिल जी, मेरे तो देखने में आया कि हम लोग इसको पर्यटक नगरी बनाएंगे तभी हम लोगों को रोजगार के उचित मुकाम मिल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर को बहुत ज़्यादा रोजगार का ऐसा कोई वो तो है नहीं साधन। तो सभी व्यापारी भाइयों और उन हमारे शहर के लोगों के लिए सबसे पहले तो मेरी एक योजना है कि जिसके लिए पर्यटक यहाँ पर को उपलब्ध रहे। एक, क्योंकि हमारे जो है ये सबसे पहले तो देवनगरी ही से आप कह सकते हैं, ठीक है। मैं जितने भी पर्यटकों को देखता हूँ या वो कोई चीज़ पूछते हैं तो हम उन लोगों को अपने चिते गोलू का रास्ता दिखाते हैं कि आप 8 किलोमीटर वहाँ जाइए, बहुत बड़ा आस्था का मंदिर एक केंद्र है, न्याय के देवता उनको कहा जाता है। उसके अलावा कसार देवी में माता का मंदिर है। तो इनको लेकर हम एक शहर की एक ऐसी योजना बना सकें अल्मोड़ा पर्यटन में विकास के लिए, तो गोलू नंदा सर्किट का विकास, जिसमें प्रमुख मंदिर जैसे चितेई, गोलू देवता, माँ नंदा देवी मंदिर, माँ कसार देवी मंदिर, माँ जाखन देवी मंदिर, भैरव मंदिर समेत सभी मंदिरों को जोड़ता हुआ एक सर्किट, जिसे पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है। और वो शहर के पूरी परिक्रमा उनके द्वारा हो जाएगी। तो अगर वो शहर में आएंगे तो निश्चित ही बाजार भी जाएंगे। जैसे कि हमारा मल्ला महल में अभी देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा सुख सुविधा संपन्न तो नहीं लग रहा है, केवल एक स्ट्रक्चर तैयार करके उसको छोड़ दिया गया है। जितना उस पर पैसा लगा है उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि उसके रखरखाव में अभी फिर से खर्चा होना है। तो अगर ये चीज़ों को जोड़ा जाए तो तभी पर्यटक हमारे यहाँ पर को आएगा। मल्ला महल को एक बेहतर सुविधा युक्त बनाना पड़ेगा, हमारी संस्कृति को वहाँ पर कोई एक पहचान दिखानी पड़ेगी, बाहर से आने वाले पर्यटक हमारी संस्कृति को जान सके कि हम लोगों की संस्कृति ये है। तो तभी यहाँ के स्थानीय लोगों को रोज़गार मिल सकेगा। जहाँ पर कि कलेक्टेड जाने की वजह से ये बाज़ार सुनसान पड़ी है, वो फिर से आवाजाही युक्त हो जाएंगी। तो मैं मानूँ कि हमारी जो कहावत कही गई है, कि कहावत नहीं है तो सच्चाई है, कि अष्ट भैरव 9 दुर्गाओं से घिरे हुए हम लोग हैं, तो मेरे को लगता है कि आपका मन है कि हम अष्ट भैरवों के और 9 दुर्गाओं के दर्शन अपने पर्यटकों को कराएं। तो ऐसा मेरे को लगता है कुछ है ऐसा। जी निश्चित रूप से ही समझिए ना, हम कोई भी अगर बाहर से कोई व्यक्ति आता है या हम आपस में भी चर्चा करते हैं तो हर बात में हमारे मुंह से निकलता है कि अष्ट भैरव और 9 दुर्गा का शहर है। तो उनकी आस्था को ही हमको जोड़ना पड़ेगा और उसी से आकर्षित होकर पर्यटक भी उनके दर्शनों को जाएंगे, तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को उससे रोजगार मिलेगा। तो बड़ी अच्छी सोच के साथ यहाँ पर को भैरव जी चले हैं, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति हैं और सच्चाई है कि जब शहर के विकास के लिए विकास का बंदा आगे आता है तो वो शहर के विकास के बारे में ही सोचता है। तो ये सारी चीज़ें आपके बीच में निकल गया। इसी के साथ हम लास्ट सवाल अपना भैरव जी से करना चाहेंगे। भैरव जी, ये तो हुई हमारी बातें,
जनता के सवाल, जनता के सवालों के जवाब, कुछ हमारे सवाल, कुछ आपके जवाब। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अब है वोटरों की बात। वो जनता जो आपको मत देगी और उसके मतों के बेस पे आप बैठेंगे नगर निगम में, तो उस जनता से क्या अपील करना चाहते हैं आप, तो ये कर सकते हैं। मैं तो देखो, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में अगर कोई चुनाव हो रहा है या कुछ हो रहा है, लास्ट निर्णय जो होता है उन्हीं का सर्वोपरि होता है। जनता ने ही चुनाव करना है, कैसे उन्होंने अपना एक सेवक चुनना है। मैं निश्चित रूप से आप लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि मैं नेता नहीं, एक सेवक बन के आया हूं, और पूर्व में भी मेरे कार्य को या मेरे द्वारा किए गए क्रियाकलापों को आप लोग देख सकते हैं। मैं हमेशा रक्तदान, जो मेरे लिए सबसे बड़ा एक धर्म का कार्य है, मैं उसमें निरंतर जुड़ा रहा हूँ। बाहर से आने वाले जैसे गांवों से या लोगों से आती हैं समस्याएं, उन लोगों के पास डोनरों की सुविधा नहीं होती है कि क्योंकि वो तो एक लोग आके यहाँ पर को अस्पताल में जाते हैं तो अस्पताल वालों के द्वारा कहा जाता है कि रक्तदान के लिए एक डोनर लेके आइए। तो हम उन चीज़ों में भी उनके साथ हमेशा रहे हैं। कहीं पर को भी कोई सामाजिक कार्य है या किसी में भी मैंने हमेशा बढ़ चढ़ के भागीदारी की है। मैं निश्चित ही रूप से, मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि जनता मुझ पर अपना आशीर्वाद देगी और मुझ पर विश्वास जताएगी, और मैं जनता के हितों के लिए, सबसे पहले तो जनता के हितों के लिए हर कार्य करूँगा। और यहाँ पर शहर के जो विकास के लिए है, जैसे कि कुछ बड़ी योजनाएं, मैं आज स्वर्गीय विजय जोशी जी का भी हृदय से आभार और धन्यवाद भी करता हूं, और क्योंकि उन्होंने इस अल्मोड़ा नगर के लिए बहुत सी ऐसी योजनाएं बनाई, वो एक विकास पुरुष के रूप में आज भी इस शहर में जाने जाते हैं। तो उनकी जो योजनाएं कुछ लंबित पड़ी होंगी या कुछ रह गई होंगी, तो उनको मैं आगे लेकर इस शहर में उन कार्यों को करूँगा। बहुत अच्छी बात भैरव जी ने कही, जनता से अपील भी करी है कि उनके पक्ष में मतदान करें। लेकिन ये तो जनता है, जनार्दन है, और आपने सुना कि क्या प्राथमिकताएं शहर के लिए रहेंगी, किन समस्याओं के समाधान के लिए भैरव भाई जो है सबसे आगे आएंगे। तो ये वो समस्याएं थी जो आपकी हैं, जो हमारी हैं, जो इस शहर की हैं। तो इन सबको देखते हुए आगे का नगर निगम चुनाव का महापौर का प्रत्याशी मैदान में उतरा है, और उसका भविष्य आपके हाथों में है, क्योंकि आपने करना है मतदान। अधिक से अधिक बढ़ चढ़ करके आप आगे बढ़िए और अपने मत का प्रयोग करें, क्योंकि सरकार भी बार बार कहती है कि आपके मताधिकार के बिना कुछ नहीं हो सकता। जब आप अपना मत देने आएंगे तब इनका भविष्य बनेगा, और इनके भविष्य के लिए आपको वोट देना जरूरी है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सत्यपथ न्यूज। आगे फिर जुड़ेंगे आपसे चुनाव की सरगर्मियों में, फिर आपको नई चीज दिखाएंगे, और आगे भविष्य में भैरव भाई से मुलाकात करेंगे, मिलेंगे, और आपके और सवालों के भी जवाब इनसे लेंगे। इसी के साथ भैरव भाई से आज विदा लेते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद कपिल जी, धन्यवाद सत्यपथ चैनल का मैं धन्यवाद करता हूँ।